नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक न्यूज। मैं कमलेश कुमार झा। देश में हाल में कुछ घटनाएं हुई है और इन घटनाओं का हमारे देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके कुछ परिणाम आशा के हिसाब से आए हैं, कुछ विपरीत आए हैं, एकदम अलग, जो किसी को अंदाज नहीं था, मीडिया को भी अंदाज नहीं था, राजनीतिक पार्टियों को भी अंदाज नहीं था, देश के लोगों को अंदाज नहीं था। जैसे कि मध्य प्रदेश के रिजल्ट आए हैं, ऐसा लगा था कि वहाँ कांग्रेस जीतेगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की बहुत सारी स्कीम जैसा बताया जाता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। दूसरा तेलंगाना, जहाँ पर ऐसा लगा कि कांग्रेस जीतने वाली है और जीत भी गई। हालांकि बीआरएस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पहले के अंदाज से वो काफ़ी कम सीट लाने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लाया। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन बढ़िया रहा, उसने भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से पूरी तरह से खदेड़ दिया। राजस्थान में भी कुछ ऐसा परिणाम दिखाई दिया, जो कि परंपरागत रूप से जो वहाँ के लोगों को सत्ता को बदलने का एक परंपरा है, उनको उन्होंने कायम रखा। हालांकि अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया था। उनका जो मेडिकल स्कीम का जो स्कीम था वो बहुत ही बढ़िया था। 25 लाख तक जनता को उसमें चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध थी। फिलहाल ऐसा कहना पड़ेगा कि चुनाव वो हार चुके हैं। ऐसा ही हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी बहुत अच्छे नेता थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन अंततः वो चुनाव हार गए। लेकिन इन चुनाव हारने के बावजूद भी इन्हें वोटिंग परसेंटेज बहुत ठीक ठाक मिला, अच्छा मिला है। दूसरा विषय है कि साक्षी मलिक, जो हमारे देश की महिला पहलवान हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है, बहुत सारे मेडल जीत कर लाए हैं। परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बृजभूषण शरण सिंह, जो महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके बदले में जो अभी एक नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए हैं संजय सिंह, वो भी उनके ही राइट हैंड हैं, यानी उनके काफ़ी नज़दीकी हैं। और जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के साथ शोषण यानी यौन उत्पीड़न का आरोप है, ऐसे आरोपित व्यक्ति के एकदम सहयोगी संजय सिंह को अगर इस पद पर लाया जाएगा तो फिर वही सब चलता रहेगा जो पहले से चल रहा है। तो इस प्रकार के घटनाओं से देश की जनता क्या सोच रही है, उसके बारे में क्या सोच रही है, इस विषय पर भी डिस्कशन करेंगे। और तीसरा विषय है कि इंडिया अलायंस का जो अभी मीटिंग हुआ है, उसमें सबसे पेचीदे मामले यानी सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था, उस पर विचार विमर्श हुआ है। और इन सारे विषयों के जानकार तेज तर्रार राजनीतिक विशेषज्ञ यानी विश्लेषक अमित झा हमारे बीच मौजूद हैं, काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं। हम उनसे डिटेल्स में जानेंगे कि इन मुद्दाओं का यानी इन मुद्दों का और जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसका 2024 में क्या परिणाम पड़ने वाला है, और 2024 में जो चुनाव होंगे वो किस तरफ रुख करेंगे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अमित झा जी, आपका लोक न्यूज़ में बहुत ही बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले लोक न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को, आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपके चैनल को, वो भी इसको सब्सक्राइब करें। देखिए, अभी जो विधानसभा, जो 4 राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए, परिणाम क्या आया वो हम सबके सामने था। और देखिए, यहाँ पे एक दूसरे को ये दिखाते हुए कि मान लीजिए कौन क्या, किसका क्या परफॉर्मेंस था, अगर हम उसमें ना जाएं तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कांग्रेस ने बखूबी अपना काम किया था, लेकिन जो वहां का स्थानिक नेतृत्व था वो कहीं ना कहीं वो चीज को अंजाम तक पहुंचाने में असमर्थ रहा। आप चाहे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हम कमलनाथ जी के बारे में देखे ही कि उन्होंने आज जो कांग्रेस की जो मूल आइडियोलॉजी है, वो मूल आइडियोलॉजी को ना पकड़ के जिस अंधे दौड़ में सब जा रहे हैं, उसी दौड़ में कमलनाथ जी भी जाने की कोशिश की, जिसका परिणाम
हमारे सामने था। परिणाम सामने था, यानी आपको कहना है कि जो अपने सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत है, उसको नहीं छोड़कर बिल्कुल आप बिल्कुल उसी सिद्धांत पर चलते रहे तो असर होगा। जी जी, आप जी। बताएं। और राजस्थान, तो राजस्थान में देखिए, आप तो अनुभवी व्यक्ति हैं। राजस्थान में हर साल 5 साल पे चेंज होता है, 5 वर्ष में चेंज होता है, लेकिन इस बार वो चीज नहीं हुआ। नहीं हुआ, उसके बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे कारण। इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य जो 2-3 बिंदु है उस पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि लेकिन परिवर्तन तो हुआ, सरकार बदल गई, तो आपका क्या कहना, मैं अपनी जनता के लिए पूछना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है, किस रूप में परिवर्तन हुआ? देखिए, परिवर्तन इस रूप में हुआ ना कि देखिए, आज जो लोक लुभावना वादा जो सरकार ने की, केंद्र सरकार के जो, या मैं साफ तौर पे कहूंगा कि बीजेपी के लोगों ने जो लोक लुभावन योजना, जैसे कि गैस सिलेंडर का जो मुद्दा एक था, आपने देखे ही बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बड़े बड़े, तो लोग वो बहकावे में आ गए। दूसरा, जो सचिन पायलट वाला और जो हमारे अशोक गहलोत जी के बीच में जो मतभेद था, वो मतभेद को भुनाने में काफी वक्त लग गया। चुनाव से ठीक महीना 2 महीना पहले आपने उस चीज को भुनाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक एक कंफ्यूजन के, यानी आपका कहना है कि उन दोनों के मतभेद को दूर करने के लिए जी, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने काम किया, जी, पैचअप तो हुआ, पैचअप हुआ, लेकिन बहुत देर से हुआ, बहुत देर हो गया, बहुत देर हुआ उसमें। और जो दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब इंडिया अलायंस बना, तो इंडिया अलायंस जब बना तो वहां पे जो आपने स्थानिक चुनाव लड़े, तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना था कि आपके गठबंधन के साथियों को भी उसमें लाना चाहिए था। अगर गठबंधन के साथ, अगर मजबूती के साथ हम लोग लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। और छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से, छत्तीसगढ़ का जो परिणाम आया एकदम दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बहुत बढ़िया काम किया था। और थोड़ा हम लोग भी इस चीज के लिए ये हुए कि आहत हुए, क्योंकि बड़े कर्मठ नेता थे, बड़े कर्मठ मुख्यमंत्री हैं वहाँ के वो थे, तो वो एक ये हुआ। लेकिन अब तेलंगाना में जाइए, बहुत ही बढ़िया स्वीप कांग्रेस पार्टी ने किया, और मैं तो समझता हूँ कि पूरे दक्षिण भारत से बीजेपी मुक्त हो गया। यानी बीजेपी को इस बार बड़ी मुंह की खानी पड़ी पूरी दक्षिण भारत में बड़े मुंह की खानी पड़ी। और एक चीज और समझ लीजिए, इस चुनाव, ये जो विधानसभा के चुनाव हुए और जो लोकसभा का चुनाव, इसमें ये दोनों का परिणाम, विधानसभा के चुनाव का परिणाम लोकसभा के ऊपर नहीं दिखने वाला है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि जिस तरह से कुछ लोक लुभावने वादे थे, कुछ एंटी इनकम्बेंसी वाली बात थी, तो उस पर तो आ गए। लेकिन अगर हम एक साथ गठबंधन में, इंडिया अलायंस अगर फिर से लोकसभा चुनाव में तैयारी करती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ परिणाम कुछ और होंगे। आपका कहना है कि जैसे कई पत्रकार ये बताते हैं कि राज्य का चुनाव अलग होता है, केंद्र का चुनाव अलग होता है, राज्यों के चुनाव का परिणाम केंद्र के चुनाव पर नहीं होगा। पिछले बार तो पुलवामा का मामला आया था, जिसके अंदर लोग भावना में बहे होंगे, कुछ ऐसा मेरा अंदाज है। तो इस बार क्या आप देखते हैं कि ये जो 3 राज्यों में बीजेपी स्वीप कर चुकी है, ये मानना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, भले ही कोई आहत हो या नहीं आहत, उससे मतलब नहीं। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता मालिक है और जनता ने उन्हें चुना है, जनता मालिक है, तो निश्चित रूप से इस बात को विपक्ष को भी मानना पड़ेगा। उनको हतोत्साहित होने की जरूरत है या नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप वोटों की गिनती आपको पता होगा, शायद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उसको भी आप उसको आप हाईलाइट करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसका परिणाम, जो विधानसभा के चुनाव 2019 में हुए थे इन्हीं राज्यों के, तो परिणाम कुछ अलग था। लेकिन उसके बाद जो, यानी 2018 में, उसके बाद जो 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसका परिणाम एकदम विपरीत था। हालांकि मैंने एक कोट किया है कि पुलवामा कांड उसके पहले हुआ था। तो इस बार क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है आपके अंदाज? देखिए, आपका सवाल, आपका जो जवाब है आपके सवालों में छुपा हुआ है। 18 में जो चुनाव परिणाम हुए, उसमें 19 में हमने देखे क्या हुआ। पुलवामा वाला जो मामला था या जो हुआ था, वो
इस बार के चुनाव में बिल्कुल ही वो चीज हावी नहीं होगा और इसका लोकसभा में जो है इसका परिणाम बेहद ही चौंकाने वाला होगा। इस बार के जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो विधानसभा से विपरीत जो हमें 3 राज्यों में जो दिखाई दिए हैं उसके विपरीत होगा। और इसमें मैं मुख्य वजह ये मानता हूं कि देखिए, लोग जो है, अगर आप बड़े बड़े पत्रकार, आप जैसे पत्रकार गए थे, जमीनी हकीकत देख के आए, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे इस बार के जो चुनाव परिणाम होंगे, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, बड़े चौंकाने वाले परिणाम होंगे। और आप तो खुद सर्वे किए, मैं भी देखा हूं, और बड़े बड़े पत्रकार इस बार देखे थे, जमीनी हकीकत कुछ और था। अब अभी मैं अगर ये चीज बोलूंगा तो शायद बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। लेकिन चुनाव के परिणाम जो है इस बार निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव चौंकाने वाले होंगे। मैं आपका एक छोटा सा ध्यानाकर्षण करना चाहूंगा कि इन 4 राज्यों का जो अगर सम्मिलात करके देखा जाए जी, तो टोटल वोट ऑफ परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज या टोटल नंबर ऑफ वोट्स अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को मिले हैं 4,91,000, 4,91,00,000, 91 लाख के लगभग, 91 लाख। और भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं 4,81,00,000, 81 लाख के आसपास। लोकसभा के चुनाव में हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। यस। और यहां भी अगर आप देखते हैं तो इन 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा में स्वीप कर चुकी थी, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वहां भी अगर विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस को सफलता मिली है, जी, उन विधानसभा सीटों को भी अगर लोकसभा की सीटों में आप कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तित करेंगे, तो वो आपके आकलन से शायद 16 से 17 सीट अधिक मिलेंगे कांग्रेस को। जी, बिल्कुल। तो ये विषय था जी। अब आते हैं हम दूसरे विषय पर। हमारी देश की जो महिला पहलवान, जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया, हमारे देश की आन बान और शान है, यानी साक्षी मलिक, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो पड़ी जी। हमारे देश के लिए वो बहुत बड़ी शान है, आन बान और शान है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को बहुत सारे मेडल दिलाए हैं और एकदम ईमानदारी से वो देश के लिए लड़ती है, एक जज्बा है देश के लिए। लेकिन जिस प्रकार से महिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने उन महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया, आरोप है महिला पहलवानों का, अभी सिद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन चार्जशीट में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है, या फिर महिला पहलवानों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारे महिला पहलवानों ने। एक तो ऐसी महिला पहलवान थी जो कि अभी नाबालिग है, लेकिन इतने दिनों का अंतर दिल्ली पुलिस ने दिया कि उनको भरपूर मौका मिला कि उस नाबालिग लड़की का स्टेटमेंट चेंज करवाने के लिए बहुत मौका था, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पॉलिटिशियन है बहुत ही मजबूत हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, बाहुबली हैं। और इस प्रकार से जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिला पहलवान अत्याचार हो रहा है, उन्होंने अपने प्रदर्शन भी किए जंतर मंतर पर, बहुत दिन तक प्रदर्शन चला, उनको यातनाएं दी गई, उनके लाइट काट दिए गए, उनके फूड चेन और वाटर चेन की सप्लाई को काट दिया गया। तो क्या लगता है आपको कि आप जैसे अनुभवी जो राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ जानते हैं, इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये जो विषय है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारी देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आती हैं, और वो अगर यौन उत्पीड़न वाला इतना गंभीर विषय सरकार के सामने रखती हैं, एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करती हैं, और आज ये मामला मुझे लग रहा है कि पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन सरकार के कान पे जू तक रेंग नहीं रही है। ये केंद्र सरकार का एकदम इसे हम ये कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल, केंद्र सरकार ने खुला छूट दे दिया है, खुला छूट दे दिया है। आप अगर बाहुबली है तो कुछ भी करिए, आप कोई एक्शन नहीं होगा, आप पे कुछ एक्शन नहीं होने वाला है। और परसों का जो घटना है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह वो रो रही थी, ये देश की बेटी रो रही थी। और हम एक और नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, हम नारी सम्मान की बात करते हैं,
और एक नारी रो रही है, बिलख रही है, और हमारे नेताओं का कलेजा नहीं पसीजता है, केंद्र में जो बैठे हैं उनका कलेजा नहीं पसीजता है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। और एक चीज और आप जान लीजिए, लोग सब देख रहा है। आज एक साल, आज जंतर मंतर पे क्या हुआ, क्या लोगों ने नहीं देखा? लोग देख रहे हैं। और ये अनैतिकता का और ये अराजकता का निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है ये देश की राजनीति पे पड़ेगा। यानी कानून की धज्जियां जो लोग उड़ा रहे हैं जी, उसको जनता देख रही है, बिल्कुल देख रही है। और मोदी जी के कुशल नेतृत्व को कई लोग कहते हैं कि है, हमारा आप माने या ना माने, लेकिन इस मामले में तो एकदम उन्होंने चुप्पी जिस पर साथ दिया है और संसद में खुले रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह घूम रहे हैं। और अभी जो साक्षी मलिक का जो बयान था उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह के बदले में जो संजय सिंह आए हैं जी, वो संजय सिंह खुले रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड है जी, और फिर इसी तरह से खुला खेल चलता रहेगा जी, हमारी बहन बेटियों के साथ, पहलवान बहन बेटियों के साथ इस प्रकार के दुराचार किए जाएंगे जी। और मैं तो ये समझता हूं कि मोदी जी जो बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, और वो बेटी के मुद्दे पे चुप है, और वो भी एक सबसे बड़ा गंभीर विषय है और इस पे उनको सोचना चाहिए। और अगर नहीं वो बोलेंगे, अगर वो संसद में या कहीं पे अगर नहीं वो बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है, क्योंकि देश की बेटी की आंसू बह रही है और इसका परिणाम जरूर पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि लाडली बहना का जो शिवराज सिंह चौहान का जो एक स्कीम था जिसके अंदर महिलाओं ने उनको भरपूर समर्थन दिया, क्या आपको क्या लगता है कि वो महिलाएं जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं जिनको 1000 रुपया मिलता है, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा कि उसमें किसको मिलता है नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारी जानकारियां हैं जी, तो उसमें बहुत काफी लंबा समय लगेगा कहने के लिए कि वो कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन उन महिलाओं के दिल में भी इन घटनाओं का कोई प्रभाव पड़ेगा आपको लगता है? निश्चित रूप से पड़ेगा ना, और ना पड़े तो क्या मतलब है। लाडली बहना को देखना है कि देश जो बहना है, जो बेटियां जो देश के लिए मेडल लेके आई हैं, उनका आंसू बह रहा है, तो उनको भी तो सोचना चाहिए। देश की मां बहन बेटियां जो है उनको सोचना चाहिए ये विषय, ये जो घट रहा है, जो घटनाएं घट रही है जो बेटियों के साथ, तो देख के उनको सोचना चाहिए विषय पे, उनको जागना चाहिए। अंत में देखिए, ये लोकतंत्र जो है वो सिर्फ नंबर गेम का मैथमेटिक्स नहीं है जी। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। बिल्कुल। आपको अगर जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, इसका मतलब आप लोक लज्जा को छोड़कर इस प्रकार के दुराचारियों का साथ देंगे तो निश्चित रूप से आपका कहना है कि बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। अब देखिए, बजरंग पुनिया ने जो अपने पद्मश्री का अवार्ड को वापस कर दिया है जी। अब ये अमित मालवीय का जो एक ग्रुप है, गैंग है, मैं गैंग इसलिए कहता हूं कि देखिए, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो मैं उसको ग्रुप कहूंगा, मैं समूह कहूंगा, लेकिन अगर आप दुष्प्रचार में, अगर हमारी बहन बेटियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, बजरंग पुनिया अपने पद्मश्री अवार्ड को वापस कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, तो क्या अमित मालवीय को ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोक लाज वाली बात है? कोई भी इतना बड़ा खिलाड़ी पद्मश्री का अवार्ड भारत सरकार को वापस कर रहा है और मीडिया में उसको दूसरी तरह से ट्विस्ट करके, जो मेन मीडिया है हमारे जैसे लोग उसको मानेंगे नहीं जी, लेकिन मेन मीडिया जो है उसको इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे साक्षी मलिक की गलती हो या बजरंग पुनिया की गलती हो। तो इन सब मिलाकर आपको लगता है कि 2024 में कुछ प्रभाव पड़ेगा असर पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और एक अब जिस तरह आपने कहा कि लोकतंत्र जो है वो लोक लज्जा से चलती है, और अमित मालवीय प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो देश के खिलाड़ियों के साथ देखिए, पद्मश्री ऐसा पुरस्कार, और उसको वो आज वो रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, और उसके लिए भी आप एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तो ये तो निश्चित रूप से बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये एक विषय ऐसा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार वाला जो मामला है दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं तीसरे विषय पर आना चाहूंगा। विषय है कि हाल ही में इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई है,
जिसमें सारे के सारे तमाम जो प्रमुख नेता हैं, हर प्रमुख एक बड़े नेता हैं इंडिया अलायंस जी पार्टियों के, जी उनकी मौजूदगी थी। जी और उसमें विषय था कि सीट शेयरिंग किस तरह जी से किया जाए, जी क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, बिल्कुल यहीं पर टकराव होता है। जी आप जानते हैं जी राजनीति में अपने जी अपने वर्चस्व के लिए जी सीट शेयरिंग का जो मामला है बड़ा जी पेचीदा कठिन मामला है, कठिन बहुत पेचीदा पेचीदा होता मामला है, है इसको जी सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। जी आप मैं उदाहरण नहीं देना चाहूंगा, हाँ क्योंकि हाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, बिल्कुल। उदाहरण पर न जाते हुए अब मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता आपके बहुत जी नजदीकी हैं, जी कांटेक्ट में हैं, मैं जी जानता हूँ। जी तो हमें हमारे दर्शकों के लिए जी ये जानकारी मैं लेना चाहूंगा जी कि आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये जो पेचीदा मामला सॉल्व होगा, या सॉल्व होने के बाद इसका प्रभाव क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं सुनिश्चित कर दूं कि सबसे पहले जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, एकदम इंटैक्ट है। बड़ा ही मजबूती से सारी बातों को गठबंधन के जितने भी साथी हैं सब रखते हैं। और जहां तक सीट शेयरिंग वाला मुद्दा है, 3 हफ्तों का समय लिया गया है और 3 हफ्तों में ये मुद्दा भी जो है सीट शेयरिंग का, ये सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद अभी देखिए, आप हाल के दिनों में आप देखे होंगे कुछ पत्रकार मित्र जो थे वो इस तरह की बातें फैला रहे थे कि गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है, ठीक नहीं है, नीतीश जी लालू से कुछ झंझट या हो गया है। नीतीश जी और लालू जी का, ऐसा कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों के बीच में कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इनका चेहरा कौन होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, इनका मेन फोकस है कि चुनाव जीतना, अपने अपने राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ना और सीट लेके आना। और राजनीति में आप जानते हैं कि सीट का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सीट्स। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में जब एक बार आप यहां पे सेंधमारी कर लिए, अब सेंधमारी का मेरा मतलब है कि भाजपा से ज्यादा सीट लेके आ गए, उसके बाद तो प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और इंडिया अलायंस में तो एक से एक नेता है, बड़े काबिल नेता सब हैं। तो इसमें ममता बनर्जी ने एक उस दिन पहल की थी जी कि जो सबसे बड़ा दल होगा जी उसके नेता प्रधानमंत्री होंगे, और उन्होंने जी शायद खड़गे जी के जी ऊपर इंगित भी किया था। जी खैर वो तो आपका बोलना सही है कि सब कुछ चुनाव होने के बाद जी अब तो ये तो हवा में अभी हवाई बहुत हवा सारी बातें हैं। हैं, लेकिन निश्चित रूप से कि एक विषय है कि भाई कौन जीतेगा उसके बाद। तो ये क्या लगता है आपको कि ये प्रधानमंत्री का, जब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री का मामला है बड़ा पेचीदा नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक बार आप मजबूती से चुनाव लड़िए, लोकसभा का चुनाव लड़िए, जो राज्य हैं और राज्य में जो वहां की जो रीजनल पार्टी है, वो पार्टी को आप वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े, गठबंधन में सब मिलके एक साथ चुनाव लड़े। कॉमन मिनिमल प्रोग्राम है जिसपे सबकी सहमति हो रही है, हो गई है। और जब ये सारा चीज, जब एक बार सीट का मुद्दा सॉल्व हो जाए, चुनाव जीत के आ जाए, तो फिर प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और इंडिया अलायंस में तो बहुत सारे काबिल व्यक्ति हैं, हमारे नीतीश कुमार हैं। देखिए, आज एक बात आप समझ लीजिए कि जहां तक राजनीति अनुभव की बात है, जहां तक राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ने की बात है, कुछ सोशल मुद्दे हैं जिनको आज आपने अडॉप्ट किया बिहार में, और उसको अडॉप्ट करके वही चीज, जो चीज आपने किया, जो रोड मैप आपने बिहार के लिए तैयार किया, वो रोड मैप, वो चीज को आज केंद्र सरकार अडॉप्ट कर रही है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार बहुत ही काबिल व्यक्ति है, मल्लिकार्जुन खड़गे काबिल व्यक्ति हैं। तो यानी आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे भाजपा में प्रधानमंत्री के लायक लोगों को लगता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी है, लेकिन इंडिया अलायंस के बाद कई प्रधानमंत्री के चेहरे हैं। तो इसका मतलब कि प्रधानमंत्री के मुद्दे को अगर देखा जाए, तो इंडिया अलायंस में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ज्यादा हैं बिल्कुल बीजेपी से। यस, ऐसा कहना है आपका? यस यस यस। तो एक तो मुद्दा ये हुआ। यस। अब नीतीश कुमार जी ने एक बार कहा था कि 1-to-1 सीट पे लड़ना, यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने में विपक्ष समूह का सिर्फ एक कैंडिडेट खड़ा होगा। बिल्कुल।
अगर ऐसी स्थिति बनती है, जो कि बनती हुई दिखाई दे रही है जी, तो आंकड़े के हिसाब से अगर ऐसा पूरे देश में जी, हो सका, जी, क्योंकि ममता बनर्जी का भी मूड हमको थोड़ा लेनियंट लगा, नीतीश कुमार जी आपने कहा कि और लालू जी से मजे हुए, उन्हीं की पहल से, आज नीतीश कुमार के ही पहल से इंडिया अलायंस बना है, अगर आप देखेंगे तो। जी, वैसे भी मजे हुए पॉलिटिशियन, मजे हुए पॉलिटिशियन है, तो वहां से कोई दिक्कत आने का तो सवाल नहीं उठता सवाल है। नहीं उठता। ममता बनर्जी भी लेनियंट हो चुकी, शायद अरविंद केजरीवाल जी भी इस बात को मान जी, रहे हैं, जी, और तीसरा कोई बचता नहीं जिसको ज्यादा प्रॉब्लम हो। जी, तो अब क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार का जो शुरुआत में नीतीश कुमार जी ने जी, जो कहा था जी, कि अगर 1-to-1 फाइट हो, उस स्थिति में बीजेपी को हम लोग 200 के नीचे ले आएंगे। उन्होंने तो 100 सीट के नीचे कहा था। 100 सीट के नीचे कहा। शायद मैं भूल चुका हूं इस बात को। तो क्या लगता है कि ये संभव है, हो पाएगा? देखिए, नीतीश जी का राजनीतिक अनुभव, उनकी रणनीति, जो रणनीति उन्होंने कांग्रेस को सुझाया था बहुत दिन पहले, 6-7 महीना पहले, अगर वो रणनीति से चलें तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं आपको, आपके माध्यम से, आपके दर्शकों को भी, कि भाजपा 100 सीट पे सिमट जाएगी, 100 के अंदर सिमट जाएगी। अगर नीतीश कुमार ने जो फॉर्मूला इन लोगों को सुझाया है, इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों को सुझाया है, अगर नीतीश कुमार जी के फॉर्मूले पे चले तो निश्चित रूप से 100 सीट के नीचे भाजपा जो है सिमट जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये सुन के हमारे देश की जनता अचंभित नहीं होगी? अचंभित कैसी होगी? आज मान लीजिए, आज 1936 ईस्वी के बाद से इतने सारे केंद्र में सत्ता बदली, लेकिन किसी ने आज जातीय जनगणना पे का विषय जो था, क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मेरे लिए संपूर्ण क्रांति का मतलब है कि समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति समाज के मुख्य धारा में आए। तो 1936 के बाद एक बृहद रूप से जातीय जनगणना नहीं हुआ था, आज उसको नीतीश जी ने करवाया। और जो लोग जो आज समाज के मुख्य धारा में नहीं है, उनको समाज में लाना, और वो सब अगर समाज में आए, आज देखिए देश के दलित, पिछड़े, शोषित जो समाज है, उसके उत्थान की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, या आज इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी कर रहे हैं। तो लोगों को अचंभित होने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो सब उन्हीं के लिए, आज उनके इंडिया अलायंस का जो भी कॉमन मिनिमल प्रोग्राम बन रहा है, जो रोड मैप तैयार हो रहा है, वो लोगों के लिए है। तो अचंभित होने की कोई इसमें विषय नहीं है, मैं समझता हूं ऐसा। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मानना है, सॉरी जी। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं जी। निश्चित रूप से आपका जो भविष्यवाणी है वो विषय देखा जाएगा, चुनाव के परिणाम के बाद हम लोग देखेंगे निश्चित रूप से क्या होता है। जैसे अभी हमने बहुत सारे अचंभित करने वाले भी चीज देखे, हो सकता है आपकी बातें सही निकले। आपने हमारे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुमूल्य समय, आपकी जानकारी हमारे चैनल पर आपने शेयर की हमारे दर्शकों के लिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं लोक न्यूज।